हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग सीडीपी के मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं, इसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे। तो कमेंट में जरूर बताइएगा लास्ट में कि 30 आप कितने लेके आए हैं। ये एक मॉक टेस्ट की तरह आप लोग कर ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस के क्वेश्चन है और सारे मिक्स क्वेश्चन है, यानी हर टॉपिक से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये आप मॉक टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं। और लास्ट में आप लोग कमेंट में 30 में कितने लेके आए हैं वो जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको क्लासेस मिलती रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सीटेट की क्लासेस मिलती हैं, साथ में आपको बीपीएससी की भी क्लासेस मिलती हैं। बीपीएससी की जो क्लास होती है आपको 2 बजे मिलती है। इसमें हम लोग जीके जीएस कवर कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से थ्योरी जो है डिस्कस कर रहे हैं। सीटेट की आपको जो क्लास मिलती है वो 3 बजे मिलती है। उसमें आप लोग सीडीपी, हिंदी, ईवीएस वगैरह कंप्लीट कर रहे हैं। और जो आपको 5 बजे क्लास मिलती है वो उसमें हम लोग सोशल साइंस एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 एंड 7 की पूरी हिस्ट्री हो चुकी है। हम लोग 8 पे पहुंच चुके हैं, उसका चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया हुआ आज आपको 5 बजे की क्लास में मिल गई होगी वीडियो। तो ये सारी क्लासेस आप लोग ज्वाइन करिएगा, आपका सीटेट जो है पक्का क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास बन जाती है, क्योंकि इसमें मिक्स क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे आपके वीडियोज के क्वेश्चन है और हर टॉपिक से इंक्लूड करने की मैंने कोशिश भी की है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, इसमें जो मैचिंग का है, आप इसमें मैच करना है कि किसका जो विकास है वो कहाँ से हुआ। एक बच्चे के विकास के पहलू और विशेषताएं इस प्रकार दी गई, यानी एक बच्चे के जो पहलू हैं वो इस साइड में और विशेषताएं उसकी इस साइड में दी गई हैं। तो इसमें जो बात कही कि लैंग्वेज जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, यानी जो है बच्चा प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन करता है, या फिर बच्चा चलना सीखता है, या फिर बच्चा अपनी फीलिंग हैप्पी होता है तब उसका भाषा का विकास होता है, या फिर बच्चा भाग में चर्चा लेता है, यानी वो जब डिस्कशन कर रहा होता है तब जाके उसका जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। तो इसमें जो पहला है आपका, ठीक है, ये आपका बच्चा जब चर्चा करेगा तभी जाके उसका जो भाषा का विकास है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, तभी अच्छे से हो पाएगा। मान लीजिए अगर कभी उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया जाएगा तो वो नहीं बोल पाएगा, उसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। लेकिन इसीलिए क्लासरूम में डिस्कशन करवाया जाता है, वाद विवाद करवाया जाता है, कोई पहेली बुझाना होता है, ये सब क्लासरूम में चर्चाएं होती हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट का इसमें 5th हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होता है यानी संज्ञान का विकास, यानी बच्चे के मस्तिष्क का विकास कैसे होता है। तो इसमें आपका जो चला जाएगा, बच्चा जब प्रश्न पूछेगा, यानी बच्चा अगर क्वेश्चन कर रहा है क्लासरूम में हर टॉपिक से रिलेटेड, ये आखिर है तो ऐसा क्यों है, उसके दिमाग में तर्क वितर्क आ रहा है, वो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग कर पा रहा है, तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका बेहतर है। आखिर जो तर्क वितर्क होते हैं, सोचना समझना हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, तो ये सब हम अब लोग कॉग्निटिव से ही करते हैं, यानी संज्ञान से ही करते हैं, अपने मस्तिष्क का ही प्रयोग करके करते हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जब होगा बच्चे का, जब वो प्रश्न पूछेगा क्लासरूम में, डिस्कशन करेगा, तो जब डिस्कशन करेगा तब भी उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा होता है। बट जो है डिस्कशन में आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। प्रश्न पूछना हो गया, तर्क वितर्क करना हो गया, तो उसमें आपका जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होता है। आगे चलते हैं। जो आपका इमोशनल डेवलपमेंट है, यानी भावात्मक जो विकास होता है वो कैसे होगा। तो इसमें जो आपका है, इसमें हो जाएगा बच्चा खुश जो होता है महसूस करता है, यानी बच्चा अगर हैप्पी है या फिर बच्चा सैड है, उसको सर दर्द है, तो वो फील कर रहा है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, तो ये आपका भावात्मक में बच्चा जो है खुश महसूस कर रहा है, यानी वो खुश है इसलिए वो महसूस कर रहा है, तो ये एक फीलिंग है। जो खुश है, आप खुश हो तो आपको ये नहीं दिख रहा होता कि हाँ हम कितने ग्राम खुश हैं या इतना ज्यादा हम खुश हैं, आप फील करते हो। अगर आप दुखी हो तो आप फील करते हो, तो ये आपका इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत चला जाएगा। अब आता है जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है। तो फिजिकल डेवलपमेंट में आपका बच्चा चलना, यानी जो बॉडी से रिलेटेड हम एक्टिविटियां करते हैं, चलना हुआ, दौड़ना हुआ, खेलना हुआ, कूदना हुआ, तो ये फिजिकल डेवलपमेंट उसमें अच्छा खासा हो रहा होता है। तो इसमें आपका पहले का चौथा हो जाएगा, तो इसमें हम लोग मैच कर लेते हैं। पहले का इसमें आपका चौथा चला गया है और बी का आपका फर्स्ट हो जाएगा, तो इसमें आपका थर्ड ही ऑप्शन हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये मैचिंग के कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो आप लोग जब एग्जाम हॉल में करिएगा तो सबसे पहले फर्स्ट देखिए उसका कौन सा ऑप्शन सही है, फिर आप लोग सारे मैचिंग करने के चक्कर में मत बैठिएगा, फिर आप लोग ऑप्शन पे आइए कि हाँ ए का कौन सा मैच कर रहा है। अगर आपको मिल जाए तो आप वहीं से आंसर निकाल सकते हैं और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि इसको मैच करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब हम लोग चलते हैं आगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, मतलब कॉग्निटिव पावर ऑफ अ चाइल्ड लाइक इमेजिनेशन पावर, इंटेलिजेंट एबिलिटी। तो इसमें जो बात कही गई यानी बच्चे के संज्ञानात्मक शक्तियां जैसे कि कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि बच्चे के डैश डैश से संबंधित है। यानी अगर बच्चा तर्क कर रहा है, ठीक है, तो कैसे, मतलब उसका जो तर्क कर रहा है तो उससे क्या डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का। अगर बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो उससे क्या डेवलपमेंट हो रहा है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, किसी समस्या को तर्क वितर्क कर रहा है, तो उससे जो क्षमता उसकी विकसित हो रही है उसको आपको बताना है। तो अगर आप तर्क वितर्क कर रहे हो, कल्पना कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो उससे फिजिकल डेवलपमेंट आपका नहीं हो रहा है। सोशलाइजेशन मतलब सोशल डेवलपमेंट यानी समाज में आप लोगों से बातचीत कर नहीं कर रहे हो, व्यवहार जो है अच्छा बिहेव करना है, तो ये आप समाज से नहीं सीख रहे हो, क्योंकि इसमें तर्क वितर्क यानी इसमें दिमाग का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें आपका मोरल डेवलपमेंट हो जाएगा, यानी जो आपका मानसिक विकास है, यानी जो मेंटल डेवलपमेंट होता है यानी मस्तिष्क से रिलेटेड। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हम दिमाग का ही प्रयोग करके कल्पना हो गया, बुद्धि, निर्णय लेने यानी निर्णय लेना हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, तर्क वितर्क करना हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, तो ये आप सब आपका जो है मेंटल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। इसमें आदर्शन और रीजन के क्वेश्चन है। देखिए आपके एग्जाम में हर बार आदर्शन और रीजन के क्वेश्चन आते हैं 4 से 5, और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लेते हैं, क्योंकि हमको इन्हें सॉल्व करने में थोड़ा सा समय लग जाता है, क्योंकि इसको पहले क्वेश्चन देखना पड़ता है, यानी आदर्शन जो दिया गया है क्या वो सही है, फिर देखा जाता है क्या इसका रीजन सही है, क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए सही है या फिर नहीं सही, क्या इसकी जो ये व्याख्या है सही हो रही है या नहीं हो रही। तो इसमें टाइम लग जाता है, तो इसलिए प्रैक्टिस भरपूर करिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप तो आपका पेपर छूट जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं, उनको पढ़ने में, पढ़ के समझने में, फिर क्वेश्चन करने में टाइम लगता है, तो इसलिए प्रैक्टिस करिए, अभी आपके पास भी टाइम है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है। शैक्षणिक शिक्षा के अलावा शैक्षिक व्यवस्था में छात्रों की सामाजिक भावात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। यानी आपका जो सोशल है, इमोशनल है, जो नीड होती है ऑफ द स्टूडेंट जो है इन एजुकेशनल स्टेप। तो इसमें बात कही गई है शैक्षणिक शिक्षा के अलावा, यानी जो शैक्षिक जो मिलती है, शिक्षा मिलती है, उसके अलावा शैक्षिक व्यवस्था में छात्रों के सामाजिक यानी शिक्षा देने के साथ साथ हमको बच्चे की जो भावात्मक जो है यानी जो फील कर रहा है, और जो सोशल यानी लोगों से वो कैसे बातचीत कर रहा है, इन सब पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि आपने मतलब बच्चा आया है स्कूल में पढ़ने के लिए, आपने उसको कोई चैप्टर पढ़ा दिया, उसको टॉपिक से रिलेटेड ही आप पढ़ाते जा रहे हो, यानी सिलेबस के बाहर बच्चे को कुछ नहीं बताना। तो इसमें आपका जो एनसीएफ है वो भी बच्चे मतलब वो भी इस बात पे जोर देता है कि बच्चे को हमको बाहर की दुनिया यानी उसकी रियल लाइफ से कनेक्ट करके हमको पढ़ाना। ये नहीं कि बच्चे को सब सिलेबस ही सिलेबस रटा देना है, उसकी रियल लाइफ से जोड़ना है, उसको सभी चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें यही बात कही गई है कि क्या बच्चे का जो मतलब शैक्षणिक शिक्षा होती है उसके साथ साथ उसके अलावा भी हमको बच्चे की जो भावनाएं मतलब भावनात्मक जो डेवलपमेंट होता है और बच्चे का सोशल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है इस पर भी हमको ध्यान देना आवश्यक है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका जो रीजन रहा वो क्या है। अनुभूत में मतलब अनुभूत में भावनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यानी जो फील कर रहे होते हैं उसमें आपकी जो जो कॉग्निटिव है यानी जो भावनाएं हैं यानी जो इमोशन है वो मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसमें जो है आपका मतलब दर्शन भी सही है, इसमें आपका रीजन भी सही है। ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है आदर्शन भी सही बताया गया एंड साथ में इसका रीजन भी सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें बात कही गई है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जो है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पूरी तरह से आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित होता है, यानी हेरिडिटी के माध्यम से निर्धारित होता है। तो आंखों का रंग हो गया, ठीक है, आप इंटेलिजेंट है, या मॉरल डेवलपमेंट हो गया, आपका सोशल स्किल। तो इसमें बात ये की जा रही है कि पूरी तरह से आनुवांशिकता, जैसे कि आपके आंखों का रंग है तो वो आनुवांशिकता से ही प्रभावित है। ये नहीं कि आपको पसंद नहीं है तो आप चेंज कर दोगे, हाँ लेंस के द्वारा कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल उसको हटा दोगे ये आप नहीं कर सकते। जैसे आपके बालों का रंग हो गया, उसको आप हटा नहीं सकते, लेकिन हाँ कलर करके आप थोड़े टाइम के लिए उसको चेंज कर सकते हैं, बट उसको पूरी तरह से चेंज नहीं कर सकते। आपके बॉडी का शेप हो गया यानी बॉडी का बनावट हो गया, तो क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपका सर्जरी के द्वारा कुछ हद तक संभव है, बट उसको पूरी तरह से आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि आपकी हाइट हो गई तो आपकी
जैसे हाइट हो गया, आंखों का रंग हो गया, बालों का रंग हो गया, साइज सेज हो गया, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये आपको हेरिडिटी से ही मिलता है। इन्वायरमेंट के द्वारा थोड़ा बहुत चेंजमेंट आ सकता है, जैसे आपके बालों का रंग आपको नहीं पसंद तो आप थोड़ा कलर करा के इसको चेंज कर सकते हैं, बट उसको पूरी तरह से बिल्कुल हटा देंगे वो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें यही बात की गई है कि आनुवांशिकता के द्वारा हमको क्या मिलता है। तो आंखों का रंग आपको आनुवांशिकता के ही द्वारा मिलता है, ठीक है। और बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंट, देखिए ये इंटेलिजेंट जो होता है इसमें आपका इन्वायरमेंट भी बराबर का हिस्सेदार होता है, क्योंकि अगर आपकी हेरिडिटी बहुत अच्छी थी, मान लीजिए हेरिडिटी आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन आपका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा नहीं मिला है, आप ऐसे माहौल में पले बड़े हैं जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप कुछ हद तक अच्छा करेंगे, बट बहुत अच्छा आप मतलब बहुत अच्छे आप नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट जैसा होता है बच्चे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है बच्चे के डेवलपमेंट में इसका इन्वायरमेंट। इसीलिए कहते हैं बच्चा जो छोटा होता है तो उसको बेहतर इन्वायरमेंट दिया जाए, यानी अच्छे माहौल में उसको रखा जाए, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो मतलब इंटेलिजेंट है, जो बुद्धिमत्ता है, वो आपको हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों से प्रभावित होती है। मान लीजिए एक बच्चा है जो चोरी करता है, बुद्धि तो उसने भी प्रयोग करी चोरी करने में, लेकिन वो चोरी कर रहा है लेकिन वो गलत चीज में प्रयोग कर रहा है अपनी बुद्धि, तो बुद्धि तो उसके पास भी है। तो यही है मतलब कि बुद्धि जो होती है वो इन्वायरमेंट के द्वारा भी हमको मिलती है, कि हाँ हमको लोग कैसे अपना मतलब कैसे क्या हमको प्रयोग करना है, वो बुद्धि के द्वारा होता है। बट अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं दिया जा रहा है तो आपकी बुद्धि जो है वो बहुत अच्छा नहीं मतलब डेवलपमेंट उसका हो पाएगा। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। नैतिकता आपको मतलब समाज सोशलाइजेशन से ही प्राप्त होती है, क्योंकि कैसे उठना बैठना है, कैसे हमको कपड़े पहनने हैं, कौन बाहर से कोई आया तो उसको हम मतलब उससे हमको नमस्ते करना है, उसको पानी पूछना है, चाय देनी है, उससे हमको अच्छे से बात करनी है। तो ये सब आप लोगों को सोशलाइजेशन या समाज से ही मतलब सीखने को मिलता है, एंड अपने घर से सीखने को मिलता है, यानी घर का माहौल जैसा है, बच्चा छोटा है, अगर कोई बाहर से आया तो देखता है बच्चा कि हाँ मम्मी उससे अच्छे से बात कर रही, पानी पूछ रही, नमस्ते कर रही, तो बच्चा भी धीरे धीरे करना शुरू कर देता है। तो ये आप मतलब अपने घर से एंड अपने इन्वायरमेंट से, समाज से, सोशल इंटरेक्ट होके, तो ये आप बाहर से सीखते हैं, इसका हेरिडिटी से कोई रोल नहीं होता है। सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल जो होते हैं वो भी आप समाज से ही सीखते हो, समाज में रहकर मतलब समाज के क्या कायदे कानून है, क्या तौर तरीके हैं, तो ये सब जो है बुद्धिमत्ता हो गया, नैतिक विकास हो गया, समाज मतलब सोशल स्किल हो गए, तो ये आप इन्वायरमेंट से भी सीखते हो। हेरिडिटी का इसमें कोई रोल नहीं है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन है ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि आंखों का रंग ही आपको हेरिडिटी से मिलता है। इसमें यही बात कही गई आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फिर से आदर्शन और रीजन का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि आदर्शन और रीजन के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस के क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से करिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें जो बात कही गई है, एक पारंपरिक भारतीय महिला की भूमिका घरेलू कामों को मतलब प्रभारी होना, यानी उसको करते रहना, जैसे कि अपने पति के सेवा करना, अपने बच्चों की देखभाल करना, खाना बनाना और सफाई करना। यानी एक जो है लेडीज, उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो घर में कुकिंग का काम करे, ठीक है, अपने हस्बैंड को ध्यान रखे, अपने बच्चों की केयर करे, तो ये सब जो है घरेलू काम करे, ये एक लेडीज से उम्मीद की जाती है, यानी कि एक महिला से ये उम्मीद की जाती है। अब इसमें तर्क क्या दिया गया है? लैंगिक रूढ़िवादिता उन विशेषताओं और गतिविधि डोमेन के बारे में धारणाएं हैं जिन्हें पुरुष और महिलाएं के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो ये बात भी सही है, और इसका मतलब जो रीजन है वो भी बात सही है, क्योंकि महिलाओं से ही हम उम्मीद करते हैं कि वो घर का काम करे, पुरुष से ये उम्मीद नहीं करते। खाना है तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो घर में लेडीज हैं वही बनाएं, ये उम्मीद नहीं की जाती है कि हाँ कोई जेंट्स है वो बना देगा। अगर कोई बाहर से मेहमान आया हुआ है तो हम उम्मीद यही करते हैं कि जो घर में लड़की है या फिर कोई जो लेडीज है वही खाना बनाए, वही चाय बना के देगी, बट कोई ये नहीं कहता कि हाँ कोई जेंट्स है या कोई भाई बैठा है या कोई है तो वो बना के चाय दे दे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये जो धारणाएं हैं ये सदियों से चली आ रही हैं कि घर का काम जो लेडीज ही करेंगी, बच्चे की केयर हो गई, हस्बैंड की केयर हो गई, घर की सफाई हो गई, खाना बनाना हो गया, तो ये सारी जो है चीजें हम जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि लेडीज ही करे। और जैसे कि बाहर का काम हो गया तो जेंट्स करते हैं। तो ये सारी जो अवधारणाएं बनाई गई हैं परंपरागत हैं, यानी सदियों से चली आ रही हैं, और हम उसको ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं। आज की डेट में भी बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आया है, बट बहुत ज़्यादा चेंजमेंट नहीं है, क्योंकि कहीं भी मतलब कहीं कहीं आज भी जो है लेडीजों लेडीजों से यही उम्मीद की जाती है कि वो घर का काम करें, जेंट्स जो है वो बाहर का काम करें।
ठीक है, आज भी डिवाइड है, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आ चुका है, क्योंकि पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा था स्टीरियोटाइप, बट आज की डेट में कम है। लेकिन 100% ये सॉल्व प्रॉब्लम नहीं हो पाई है। तो इसका जो रीज़न दिया गया है वो भी सही है, कि यानी लैंगिक रूढ़िवादिता जो है उन विशेषताओं और गतिविधियों डोमेन के बारे में धारणाएं हैं, यानी ये सदियों से चली आ रही धारणाएं बनी हुई हैं कि जो लेडीज़ हैं, यानी जो महिलाएं, वो घर का काम करेंगी, पुरुष बाहर का काम करेंगे। जैसे कि होता है कि कहते हैं कि जो लड़के होते हैं वो रोते नहीं, क्यों? क्योंकि उनको क्या दर्द नहीं होता, वो भी रोते हैं, बट ये सदियों से चली आ रही धारणाएं बनी हुई कि हाँ, लड़के रोते नहीं है तो वो नहीं रोएंगे। ये जो धारणाएं बनी आ रही हैं, इनको हम सदियों से मानते चले आ रहे हैं। इसमें चेंजमेंट हो रहा है, बट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। तो इसका मतलब जो है रीज़न भी आपका सही है, एंड इसका जो आदर्शन है वो भी सही है, और इसका साथ ही साथ रीज़न भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हम जो समाज में चली आ रही धारणाएं हैं उससे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि लेडीजें जो हैं वो घर का काम करें, जेंट्स जो हैं बाहर का काम करें। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू, मतलब आर करेक्ट। तो ए और आर दोनों सही हैं, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें जो बात कही गई है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन जो होती है उसकी विशेषता नहीं है। तो समावेशी शिक्षा क्या होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग 5 मिनट में समझ लेते हैं। देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन होता है जैसे समावेशी शिक्षा, यानी सभी को समाहित कर लेना। अगर बच्चे को चलने में समस्या है तो उसको भी आप इंक्लूड करोगे। ये नहीं कि तुमको चलने में समस्या आ रही तो तुम क्लासरूम में नहीं आओगे, स्कूल में आपका एडमिशन नहीं होगा। बच्चे को देखने में समस्या है तो ये नहीं है कि आप उसको मतलब आप उसको एडमिशन नहीं लेंगे, आप उसको क्लासरूम में नहीं बैठने देंगे, ऐसा नहीं करना। चाहे बच्चे को चलने में समस्या हो, चाहे बच्चे को देखने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ब्लैक बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिख देंगे या फिर बच्चे को आगे बैठा देंगे। अगर बच्चे को सुनने में समस्या आ रही तो आप उसको आगे बैठा लेंगे या थोड़ा सा तेज बोल देंगे। तो हर तरीके के बच्चे को हमको इंक्लूड करके चलना है, यही है आपका मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन। यानी ये नहीं है कि बच्चा अगर नीची जाति का है तो उसको हमको नहीं पढ़ाना है, उसको क्लास में नहीं बैठाना, उसको बाहर बैठाना है। बच्चा ऊंची जाति का है, यानी अच्छा मतलब उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, तो आप उसको इंक्लूड कर रहे हो। जिस दूसरा बच्चा है उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो आप उसको अलग थलग कर रहे हो, उसमें हीनता की भावना ला रहे हो। ऐसा नहीं करना है, एनसीएफ इस पे जोर नहीं देता है। आज की डेट में इंक्लूसिव एजुकेशन को बेस्ट माना गया है और इसी को ज़्यादा महत्व भी दिया जाता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही होता है सभी को एक साथ लेके चलना। यानी अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ाया है क्लास में तो कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे से फर्स्ट बार में ही समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको शायद ना समझ में आया हो, थोड़ा बहुत ही समझ में आया हो, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल भी नहीं समझ में आया होगा। तो उनको आपको एक्स्ट्रा टाइम देना, यानी क्लासरूम में उन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे के आपको उनको पढ़ाना है। इससे क्या होगा कि सभी बच्चे एक साथ जो है प्रोग्रेस कर पाएंगे, यानी एक साथ ही सभी बच्चे का विकास हो पाएगा। तो जो बच्चे थोड़ा वीक है उनको हमको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं पढ़ने में उन पे थोड़ा, वो तो अच्छे ही हैं, उनको थोड़ा सा पुश करना है। बाकी जो बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक साथ लेके चलना है, यही आपका इंक्लूसिव एजुकेशन हो जाता है। यानी सभी प्रकार के बच्चे को इंक्लूड करके हमको एक साथ आगे बढ़ाना है। तो ये आपका हो गया इंक्लूसिव एजुकेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन यहाँ पे जो बात कही गई विशेषता नहीं है। देखिए, जब आप इंक्लूसिव एजुकेशन समझ लेंगे कि ये एटलीस्ट है क्या, तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा तो आप कर लोगे। जैसा कि अब आपको पता हो गया कि इंक्लूसिव एजुकेशन एटलीस्ट है क्या, तो इसकी क्या विशेषता नहीं है वो आप कर ले जाओगे। ठीक है, तो इसमें पहला जो ऑप्शन है, यह केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सीखने को बढ़ाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ लेके चलता है। तो इसमें बात की जा रही केवल विशेष, यानी जो बहुत अच्छे पढ़ने में उनको ही एक साथ, उनको ही मतलब सिखाता है, तो ये कहना गलत हो जाएगा। यही गलत है और इसमें यही आपका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है और निगेटिव का निगेटिव ही आंसर होता है। तो इसमें आपका ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन तो ये गलत है, क्योंकि मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो सभी को एक साथ लेके चलती है, लेकिन इसमें बात कही गई विशेषता नहीं है, यानी निगेटिव पूछ रहा है तो आपको निगेटिव का आंसर निगेटिव ही देना है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं ना लिखा होता तो इसका ऑप्शन चेंज हो जाता। पेडागोजी में एक बात ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन पढ़िए तो आप लास्ट तक जरूर पढ़िए, क्योंकि पेडागोजी में यही होता है, स्टार्टिंग में आप पढ़ोगे तो लगेगा हाँ पॉजिटिव है पॉजिटिव है पॉजिटिव है, जब तक आप मतलब लास्ट तक आप जब तक पहुंचेंगे सारा क्वेश्चन पलट जाएगा। अगर क्वेश्चन में नहीं लिख दिया गया तो क्वेश्चन पूरा पलट जाता है
उसका आंसर तुरंत चेंज हो जाता है। अगर पॉजिटिव में है तो आप पॉजिटिव ढूंढोगे, बट अगर निगेटिव में पूछ लिया है तो आप निगेटिव आंसर ही क्लिक करिएगा। तो इसलिए क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर पढ़िए। क्वेश्चन एक अटेंड करिए 1 मिनट में, ज़्यादा 1 मिनट से ज़्यादा टाइम एक क्वेश्चन को नहीं देना। अगर आपने 1 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन को टाइम दिया तो आपका पेपर छूटेगा। इसलिए प्रैक्टिस इनफ करिए। प्रैक्टिस करने से ही आपकी जो स्पीड है वो बढ़ेगी, समझने की क्षमता है वो भी डेवलप होगी। तो प्रैक्टिस भरपूर करिए। सीटेट जो है प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस अच्छे से करिए, बाकी थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए, आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। और टाइम मैनेज भी करिए। अगर आप जब PYQ क्वेश्चन करिए तो आप ये समझ के करिए कि हमको 2 घंटे में ये पेपर सॉल्व कर देना है। तो आपकी स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, शायद 2 घंटे बजाय आप 2 घंटे बज के 10 मिनट भी हो जाए, 2 बज के, तो ये सब हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे आप 2 घंटे में ही पेपर सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस जो 1.5 घंटे में 2 घंटे में पेपर सॉल्व कर चुके हैं। तो आपका भी हो जाएगा, बट जरूरी क्या है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो इसमें आपका ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा था। बाकी हम और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ये आपका सही है। यह दिव्यांग बच्चों की देखभाल से लेकर उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास तक सेवा में बदलाव है। यानी अगर बच्चा चलने में समस्या यानी दिव्यांग है, कोई उसमें डिसेबिलिटी पाई जा रही, तो उसको भी इंक्लूसिव एजुकेशन में इंक्लूड किया जाता है। ये नहीं बच्चे को चलने में समस्या आ रही तो उसको पढ़ाया नहीं जाएगा, उसका एडमिशन नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, कोई प्राप्त स्थिति या उत्पादन नहीं है। यानी ये निरंतर आगे बढ़ती रहती है, प्रोग्रेस करती रहती है। यह सभी छात्रों की क्षमता को अधिकतम करने का प्रयास करती है। यानी कि ये सभी बच्चे को आगे बढ़ाने का मतलब काम करती है कि हाँ, सभी बच्चों को अगर कहीं पे दिक्कत आ रही तो थोड़ी सी उसको मदद करके उसकी मतलब उसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये सभी बच्चों को एक साथ लेके आगे बढ़ाती है, आपकी जो इंक्लूसिव एजुकेशन है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें भी जो बात कही गई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अभी आपसे पूछा था निगेटिव यानी कौन सा मतलब कौन सी विशेषता नहीं है, बट अब आपसे पूछ रहा है पॉजिटिव यानी कौन सा इसमें सत्य है। तो इसमें बात कही गई मौजूदा माहौल को मतलब मौजूदा माहौल को बदलना। फिर इसमें आपका सेकंड जो है, विभेदी अनुदेशों विधियों का उपयोग किया जा रहा है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, इसमें आपका 4 सही हो जाए, मतलब 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में सत्य है। यानी मान लीजिए मौजूदा माहौल है, अगर बच्चे को चलने में समस्या आ रही है और अगर उसका क्लासरूम फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ है, तो बच्चे को चलने में समस्या है तो वो कैसे पहुंचेगा? या तो आप फिर लिफ्ट का प्रयोग करिए या फिर ग्राउंड फ्लोर पे आप उसका मतलब क्लासरूम लगाइए। तो जो स्कूल का माहौल है, जो विद्यालय का माहौल है, आप उसमें चेंज ला सकते हैं बच्चे के अकॉर्डिंग, क्योंकि बच्चा बना है स्कूल के लिए। स्कूल बना है बच्चे के लिए, बच्चा नहीं बना है विद्यालय के लिए। तो ये मतलब सिस्टम है, जो ये सिस्टम बना है वो बच्चे के लिए बनाया गया है। तो बच्चे में चेंज नहीं लाना है, सिस्टम में चेंज लाइए। ये आज की डेट में एनसीएफ भी जोड़ देता है कि हमको बच्चे में चेंज नहीं, अपने सिस्टम में चेंज लाना है। अगर बच्चे को देखने में समस्या आ रही है तो ये नहीं कि हम कहेंगे बच्चे से तुम चश्मा लगवा के आओ, नहीं, उसको आगे बैठा लेंगे, श्यामपट्ट पे थोड़ा बड़ा लिख देंगे। किसी बच्चे को सुनने में समस्या है तो थोड़ा सा लाउड बोल देंगे। तो हमको क्लासरूम में अगर मान लीजिए किसी बच्चे को सुन के समझने में कम आ रहा है समझ में, तो बच्चे को हम मतलब ब्लैक बोर्ड पे लिख के समझा सकते हैं, कोई चार्ट के थ्रू समझा सकते हैं, कोई एक्टिविटी करके समझा सकते हैं। तो हम अपने मतलब टीचिंग मेथड में चेंजमेंट ला सकते हैं बच्चे के अकॉर्डिंग। ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन भी कहता है, आपका एनसीएफ भी इसी पे जोर देता है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अब इसमें बात जो कही जा रही है, विभेदित अनुदेशों विधियों का उपयोग किया जाए, यानी विभिन्न प्रकार के मेथड का प्रयोग किया जाए। अभी मैंने आपको बताया कि मान लीजिए अगर बच्चे को देख के समझ में नहीं ज़्यादा आ रहा है तो आप मतलब क्लासरूम में कोई डिस्कशन करवा के उसको समझा सकते हैं, कोई एक्टिविटी करवा देंगे, कोई प्ले ग्रुप करवा देंगे, चार्ट के माध्यम से समझा देंगे। तो मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी मेथड आप प्रयोग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, बच्चे को समझ में आना चाहिए। आप किस मेथड से बच्चे को पढ़ा रहे हैं ये मैटर नहीं करता, लेकिन बच्चे को समझ में आ रहा है, बच्चा कनेक्ट कर पा रहा है चीज़ों को, ये इंपॉर्टेंट है। यही आपका इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है कि यानी विविध प्रकार की विधियों का आप प्रयोग करके बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप इंक्लूसिव एजुकेशन अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। फिर से आपका अदर्शन इन रीजन।
आदर्शन रीजन के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा आपको आदर्शन रीजन के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले छात्रों के साथ एक विविध कक्षा होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव जो हैं समृद्ध होते हैं। इसमें ये बात कही जा रही है कि ये मतलब एक क्लासरूम है, उसमें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले जो छात्र हैं, यानी जो मतलब एक क्लासरूम में मान लीजिए 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चे जो हैं उनका अनुभव एक जैसा नहीं होगा, उनकी आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होगा, उनका माहौल एक जैसा नहीं रहा होगा, यानी उनका जो घर का व्यवहार है, यानी जो उनका इन्वायरमेंट है वो एक जैसा नहीं होगा। मान लीजिए कुछ बच्चे होंगे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, कुछ बच्चे अच्छे नहीं होंगे, मतलब कुछ बच्चों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी, उनका एनवायरनमेंट भी शायद बहुत अच्छा ना हो, वो इस माहौल से हो जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं करता हो, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मतलब जिस एनवायरनमेंट से होंगे वहाँ पे बहुत अच्छी खासी पढ़ाई होती है, वहाँ मतलब एजुकेशन को बहुत ज़्यादा मायने दिया जाता होगा। तो हर बच्चे की जो संस्कृत है, आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, वो सभी में चेंज मतलब परिवर्तन होता है। तो इसमें यही बात कहेगी, सभी छात्रों के सीखने के जो अनुभव है समृद्ध होते हैं, यानी कि वो हर बच्चा एक दूसरे से सीखता है, एक दूसरे की राय लेता है, तो उसमें जो है सीखने की जो क्षमता है वो विस्तृत होती है, यानी उसको हर चीज़ का नॉलेज हो रहा होता है एक क्लासरूम में, क्योंकि एक क्लासरूम में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं जो जिनकी संस्कृत अलग होगी। मान लीजिए क्लासरूम में 30 बच्चे हैं, तो सब ये तो नहीं है कि सभी का कल्चर एक ही होगा, किसी में मतलब कोई जो मतलब पूजा किसी और प्रकार से करता होगा तो कोई किसी और प्रकार से, किसी बच्चे के घर में कोई और त्यौहार मनाया जाता होगा तो किसी बच्चे में कोई और त्यौहार मनाया जाता होगा, तो हर बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, तो ये ज्ञान जो है वो समृद्ध हो रहा होता है, यानी जो अनुभव है वो विकसित हो रहा होता है। तो आपका ए सही है, बट आर देख लेते हैं जो इसका आदर्शन है, जो इसका रीजन है, केवल दृष्ट श्रवण विकलांगता और सीखने की विकलांगता वाले छात्रों को ही शामिल किए जाने से लाभ होता है। तो ये कहना आपका गलत हो जाएगा कि हम केवल जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, यानी जिनको देखने में विजुअलाइजेशन है, समस्या है, उनको ही शामिल करें, या फिर जिनको सुनने में समस्या है उनको ही शामिल करके उनको ही लाभ दें, बाकी बच्चे जो है उनको लाभ नहीं दिया जाए, तो ये आपका कहना गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका आदर्शन जो है वो तो सही है, बट इसका रीज़न गलत है, क्योंकि हमको ये नहीं देखना कि हाँ बच्चे को अगर देखने में समस्या है तो सिर्फ हम उसी को लाभ देंगे, उसी को अच्छे से पढ़ाएंगे, सभी बच्चे को इंक्लूड करना है, सभी बच्चे को एक साथ लेके हमको चलना है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें है, एक शिक्षक बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकता है। तो इसमें जो बात कही जा रही है कि एक शिक्षक है, बच्चे में रचनात्मकता को बढ़ावा, यानी अगर बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, यानी उसमें क्रिएटिविटी है, वो कुछ नया कर सकता है, तो अगर टीचर उसको सपोर्ट करेगा, थोड़ी उसकी हेल्प करेगा, तो बच्चा और ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आपका ऑप्शन है उनमें आत्मविश्वास विकसित करना, कि हाँ अगर बच्चा मतलब थोड़ा सा कर रहा है तो टीचर उसे पुश करे कि हाँ आप और अच्छा कर सकते हैं, उसको थोड़ी सी मदद कर दे, तो उसको अच्छे से मतलब जो साधन है उपलब्ध कराए स्कूल में, तो बच्चा और ज़्यादा अच्छा करेगा। टीचर का जो विश्वास होता है वो बच्चे पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है उसके लर्निंग में। अगर टीचर को ये विश्वास है कि हाँ ये बच्चा अच्छा ग्रो करेगा, तो वो बच्चा अच्छा ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि बच्चे में जो है एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ टीचर भी मेरे पे ट्रस्ट कर रहा है और मैं अच्छा कर सकता हूँ। अगर बच्चे में हीनता की भावना आ गई कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, टीचर भी कहेगा तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं, तुम तो निकम्मे हो, ये है वो है, तो बच्चा जो अगर कुछ करना भी चाह रहा होगा किसी फील्ड में तो भी वो नहीं कर पाएगा। तो टीचर क्या थिंकिंग रखता है बच्चे के प्रति, इसका जो इफेक्ट है बच्चे पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा होता है। तो यही इसमें बात कही गई है कि उनका जो आत्मविश्वास है वो हमको बढ़ाना है एज अ टीचर के रूप में। ठीक है, तो ये तो सही है। आगे हम चलते हैं। सेकंड है उन्हें अपनी बात कहने का अवसर दें, यानी उन्हें एटलीस्ट अवसर तो दिया जाए कि क्लासरूम में हाँ अपने आप को अभिव्यक्त करो, अपने आप को अपने बारे में बताओ। हाँ अगर किसी टॉपिक के बारे में उसको पूछा जा रहा है तो उसको ये मतलब कहने दो। ये नहीं कि बच्चे ने स्टार्ट किया और थोड़ा सा उसने गलत बोल दिया, आपने वहीं पे उसको चुप कर दिया, डांट दिया, बैठा दिया, ऐसा नहीं करना है। अगर बच्चा कुछ बता रहा है किसी टॉपिक के बारे में, एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसको करने दीजिए। अगर वो गलत कर रहा है तब भी, लेकिन वो एटलीस्ट खड़ा तो हुआ क्लासरूम में, उसके में हिम्मत तो आई कि हाँ वो कुछ बोल रहा है, तो उसको कहने दीजिए। फिर उसको लास्ट में आप अच्छे से समझाइए कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो ऐसा करने से जो है बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होगा, उसमें जो है आत्मविश्वास भी पैदा होगा,
तो अच्छा वो करेगा। एक टाइम मतलब जो आपने देखा होगा छोटी क्लासों में बच्चों को खड़े करके बुकें पढ़ाई जाती है, यानी रीडिंग करवाई जाती है। उससे क्या होता है, बच्चे में जो रीडिंग है वो भी अच्छी हो रही होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हो रहा है, और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी आ रहा होता है कि हाँ, अगर बच्चा क्लासरूम में बुक लेके पढ़ रहा है, रीडिंग कर रहा है, तो धीरे धीरे वो चार लोगों में, पहले क्लासरूम में कर रहा है, फिर धीरे धीरे वो लोगों में भी करना, फिर एक दिन वो स्टेज पे बोलना शुरू कर देगा। तो ये जो होता है, इससे बहुत ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हो रहा होता है, यानी उसको उसकी रीडिंग भी बहुत अच्छी हो रही होती है, आत्मविश्वास भी आ रहा होता है। जो भी मिस्टेक हो रही होगी, अगर वो लाउड पढ़ रहा है, तो अगर कोई दिक्कत है तो जो मतलब टीचर है या फिर कोई बच्चे हैं वो उनको बता देंगे, ऐसे नहीं ऐसे इसको पढ़ना है। तो उसकी रीडिंग भी बहुत अच्छी होगी, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हो रहा होगा। तो जो पढ़ने के अवसर हैं, यानी क्लासरूम में आपको बच्चों को अवसर देने हैं। अगर वो सही कर रहा है तब भी आप अवसर दीजिए, गलत कर रहा है तब भी आप दीजिए। एटलीस्ट वो करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, धीरे धीरे वो अच्छा करने लगेगा। तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं ये सही हैं, क्योंकि बच्चे को क्रिएटिविटी, यानी बच्चा जो है वो रचनात्मकता उसमें कैसे आएगी, अगर आप उसमें आत्मविश्वास देंगे कि हाँ आप कर सकते हो, ये कर सकते हो, तो बच्चा करेगा। उसको अवसर दे रहे हैं, मान लीजिए अगर कभी बच्चे को अवसर ही नहीं दिया जाएगा तो क्या कर पाएगा। अगर किसी बच्चे में कुछ है एक्टिविटी करने की, यानी कुछ क्रिएटिविटी करने की है उसकी हिम्मत, तो जब तक उसको अवसर नहीं दिया जाएगा तब तक वो नहीं कर पाएगा। तो बच्चे को अवसर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले वो गलत करेगा, कुछ टाइम तक गलत करेगा, फिर धीरे 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 करके एक टाइम ऐसा आएगा जो अच्छा करेगा। तो इसमें आपका है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त तो दोनों सही हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 30 क्वेश्चन है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे चलते हैं। एक विशिष्ट प्रकार के सीखने की अक्षमता जिसमें शब्दों, वाक्यों और कहानियों को बनाने वाले ध्वनि समूहों से अर्थ जोड़ने में कठिनाई होती है कहलाती है। मतलब ये क्या कहलाती है, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, जो लैंग्वेज प्रोग्रेसिंग डिसऑर्डर है, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जो मतलब शब्द हैं, वाक्य हैं और कहानियां हैं, उनको जो है को बनाने वाले ध्वनि समूहों को से अर्थ जोड़ने में कठिनाई हो रही है। यानी वो शब्दों को, अर्थों को, कहानी को एक दूसरे से इंक्लूड नहीं कर पा रहा है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ ये शब्द क्या है और इसका अर्थ क्या निकल रहा है, ये कहानी क्या है। तो बच्चे को ये समस्या आ रही है, तो वो उसमें जो हो जाएगा लैंग्वेज जो है वो प्रोग्रेसिव नहीं हो पा रहा है, इसमें डिसेबिलिटी पाई जा रही है। ये इसको मतलब डिसऑर्डर है या फिर एक भाषा प्रसंस्करण का जो विकार है, यानी उसमें लैंग्वेज जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई है। इसी रीजन से वो शब्द, वाक्य और कहानियों को एक दूसरे से इंक्लूड नहीं कर पा रहा है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें जो बात कही गई है, सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को शामिल करने के सफल कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीतियां जो हैं वो प्रभावी हैं। तो ये जो रणनीतियां दी गई हैं इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी सही हैं। इसमें पहला जो ऑप्शन है, सामग्री की प्रतिनिधित्व के अनेक माध्यमों का प्रयोग करें, यानी जो टीचिंग के दौरान होता है अनेक प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाए। सेकंड है, छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्तिगत शैक्षिक जो योजना है को बढ़ावा दें। प्रक्रिया उन्मूलन शिक्षा के बजाय परिणाम उन्मूलन मतलब लक्ष्यों को बढ़ावा देना। सभी छात्रों के लिए समान मानक स्थापित करना और कक्षा में विविधता की अनदेखी करना। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है पहला है, जिसमें फर्स्ट एंड थर्ड फोर्थ हैं, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि सामग्री के प्रतिनिधित्व के अनेक माध्यमों का प्रयोग करें। यानी आप अगर टीचिंग कर रहे हैं, टीचिंग मेथड पढ़ा रहे हैं, तो उसमें अनेक प्रकार की सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसमें सेकंड जो कहा गया, छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार, यानी छात्र की क्या नीड है, हमको बच्चे की आवश्यकता के अनुसार उसको आगे बढ़ाना है। तो उसकी आवश्यकता के अनुसार हमें व्यक्तिगत शैक्षिक योजनाओं को बढ़ावा देना है। बच्चे की नीड के अनुसार हमको उसको आगे बढ़ाना है। तो इसमें आपका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका जो थर्ड है वो भी गलत है, आपका फोर्थ ऑप्शन ये भी गलत है, क्योंकि इसमें बजाय लिखा हुआ है, क्योंकि मतलब प्रक्रिया उन्मूलन शिक्षा के बजाय परिणाम, यानी बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है, किस माध्यम से वो पढ़ रहा है, इस पे ध्यान ना देते हुए उसका क्या रिजल्ट निकल रहा है, यानी परिणाम पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है बच्चे के सीखने के बजाय। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। स्कूल में सीखने के प्रति बच्चों का जो जुड़ाव है निम्नलिखित में से किस कारक से प्रभावित होता है। यानी जो बच्चे हैं क्लासरूम में वो सीखते हैं जब,
तो जो प्रभावित हो रहा है वो किससे, उसका मतलब जो जुड़ाव है वो किससे प्रभावित है। पहला ऑप्शन है परिवार द्वारा सामाजिकरण, यानी आपका जो सोशलाइजेशन बाय द फैमिली, यानी परिवार जो है उसका इन्वायरमेंट कैसा रहा है, यानी क्लास घर में कैसा माहौल है, तो ये भी परिवार के जो है मतलब बच्चे का जो इन्वायरमेंट है, जो घर का माहौल है, वो भी सीखने को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहा होता है। क्योंकि बच्चा किस इन्वायरमेंट से आया है ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है इस बात का कि बच्चा कैसा परफॉर्म आगे कर पाएगा, यानी बच्चा कैसे सीखेगा। क्योंकि घर पे तो मतलब स्कूल में रहता है, घर से ज़्यादा टाइम स्कूल में, स्कूल के बाद वो घर आता है, तो घर का भी प्रभाव जितना पड़ रहा होता है बच्चे पे, उतना ही स्कूल का प्रभाव पड़ रहा होता है। तो ये स्कूल के साथ साथ बच्चे का जो सोशलाइजेशन है, यानी फैमिली के लोग कैसे हैं, उसका जो घर का मतलब जो तौर तरीका है वो कैसा रहा है, घर का इन्वायरमेंट कैसा है, तो ये भी प्रभावित करता है बच्चे के सीखने पर। ठीक है। सहकर्मी संबंध, यानी जो बच्चे के प्री रिलेशनशिप है, यानी जो उसके रिश्तेदार हो गए, फ्रेंड्स हो गए, आस पड़ोस के लोग हो गए, वो कैसे हैं, उनका भी प्रभाव बच्चे पे पड़ रहा होता है। ठीक है। मान लीजिए अगर बच्चा इस इन्वायरमेंट से है जहाँ पे लोग अच्छे से बात नहीं कर रहे होते, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो बच्चा उसी माहौल में वैसे ही ढल जाता है। और आपने देखा होगा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा रहा हो, घर का माहौल अच्छा है, आस पड़ोस के लोग अच्छे हैं, उसके दोस्त फ्रेंड रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, तो बच्चा उसी प्रकार से आपसे बातचीत करते दिखेगा। तो इसका भी प्रभाव बच्चे पर देखने को मिलता है। सांस्कृतिक मूल्यांकन, यानी जो आपके कल्चर वैल्यूज हैं, यानी कि क्या हमारे रूल हैं, क्या तौर तरीके हैं, लोगों से हमको कैसे बातचीत करनी है, क्या हमारी संस्कृति है, इसका भी प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। बच्चों का जो स्वाभिमान है, यानी सेल्फ जो इंट्रेम है, ये भी इसको सीखने में प्रभावित करता है, यानी इसका भी प्रभाव बच्चे पे पड़ रहा होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 1, 2, थर्ड और फोर्थ चारों ऑप्शन प्रभावित कर रहे हैं बच्चे को सीखने में। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सभी बच्चों में एक जैसे उत्तरों पर जोर देने का क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी सभी बच्चे से ये एक्सपेक्ट की जा रही है कि आप एक ही प्रकार का आंसर दें, यानी सेम आंसर दें। ठीक है, सेम आंसर फॉर्म ऑल स्टूडेंट मतलब चिल्ड्रंस, यानी सभी बच्चे से ये उम्मीद की जा रही है कि आप सभी जो बच्चे हैं एक ही प्रकार का आंसर दें। तो इससे ये हो जाएगा कि बच्चे रट रहे हैं, रट्टाफिकेशन यानी रोट मेमोराइजेशन आपको आज की डेट में नहीं करना, यानी बच्चे को हमको रटवाना नहीं है, समझवाना है कि हाँ आप समझ के पढ़िए। रटवाओगे तो वो आपका एनसीएफ भी इस पे जोर नहीं देता है, इंक्लूसिव एजुकेशन भी इस पे जोर नहीं देती है। तो बच्चे को हमको रटवाना नहीं है, बच्चे को समझ के पढ़ाना है। ठीक है, तो इस पे यही बात की जा रही क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। यह बच्चों को शिक्षक की बात सुनने को हतोत्साहित करेगा, कि यानी बच्चा जो है वो शिक्षक की बात नहीं सुन रहा है, या बच्चों को कक्षा में बोलने से रोकेगा, या बच्चे की अपनी समझ और कल्पना के विकास में बाधा उत्पन्न करेगा। बिल्कुल सही बात है, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि अगर हम मान लीजिए अगर क्लास में कोई पोएम मैंने पढ़ाई टीचर के रूप में, अगर आपने कोई कविता पढ़ा दी, फिर आप सभी बच्चे से ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप सेम जो है इसका अर्थ बताइए, तो अगर सारे बच्चे सेम अर्थ बता रहे होंगे तो बच्चा उसमें अपना दिमाग तो प्रयोग नहीं कर पा रहा है, ना उसमें तर्क कर रहा है, ना कल्पना कर रहा है, वो तो सिर्फ रट रहा है कि हाँ इसका ये मीनिंग का अर्थ हो जाएगा, और वही वो आपको सेम बता रहा है। तो सारे बच्चे अगर ऐसा ही करेंगे तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है, यानी जो बच्चे की समझ है, उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, उसमें बाधा आएगी। तो हमको ये उम्मीद नहीं करनी कि एक टॉपिक पे सभी बच्चे का जो आंसर है वो एक ही हो। ठीक है, बच्चे जो मतलब हर बच्चे की थिंकिंग अलग अलग होती है, हर बच्चे की समझने की भी क्षमता अलग होती है, तो हर बच्चा अपने हिसाब से उसका अर्थ बता सकता है, थोड़ा बहुत घुमा के, यानी रिलेट उससे करे बट थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ये आप उम्मीद नहीं करेंगे कि सेम मतलब आप एक जैसा ही आंसर दें। तो इसका जो प्रभाव पड़ेगा यही पड़ेगा कि बच्चे का जो समझ है, अपनी समझ और कल्पना के विकास में बाधा उत्पन्न होगी, यानी जो बच्चा है वो कल्पना, उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो अच्छा नहीं हो पाएगा, वो रट लेगा, रट के आपको समझा देगा मतलब सुना देगा। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यही प्रभावित होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। किस प्रकार के प्रश्न बच्चों में सोच कौशल को बढ़ावा देते हैं, यानी जो बच्चे की थिंकिंग है, स्किल है, उसको बढ़ावा देते हैं, यानी जो क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें जो बात कही गई है, व्यक्तिगत प्रतिक्रिया प्रश्न, बंद प्रश्न, तथ्यात्मक प्रश्न, या प्रश्न पूरी तरह से पढ़े गए पाठ पर आधारित हैं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है फर्स्ट सही हो जाएगा,
व्यक्तिगत प्रतिक्रिया प्रश्न यानी पर्सनल जो होते हैं रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ये बच्चे को बढ़ावा देंगे बच्चे की थिंकिंग में। अगर बच्चा खुद से क्लासरूम में क्वेश्चन पूछ रहा है, मान लीजिए अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा दिया, फिर बच्चा उससे खुद से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आखिर ये ऐसा था, ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है। तो ये जब बच्चा खुद से क्वेश्चन कर रहा होगा तो उसका व्यक्तिगत जो है मतलब बच्चे का जो सोच है यानी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बढ़ेगा, वो काफ़ी विकसित होगा, उसका डेवलपमेंट भी अच्छा खासा होगा। तो इसलिए बच्चा खुद से जब क्वेश्चन बनाता है, खुद से जब क्वेश्चन कर रहा होता है, तो उसका संज्ञान जो है वो काफ़ी विकसित हो रहा होता है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बात कही गई किस प्रकार के प्रश्न जो है बच्चे में सोच कौशल को बढ़ाते हैं। यानी अगर बच्चा जब खुद से प्रश्न करेगा, खुद से जब वो प्रश्न तभी कर पाएगा जब वो चीज़ों को समझेगा। यानी अगर आप किसी टॉपिक से प्रश्न निकाल पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है उस टॉपिक को आपने अच्छे से समझ लिया है। तो जब बच्चा किसी टॉपिक को अच्छे से समझेगा तभी वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो जब बच्चा क्वेश्चन पूछेगा तो उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है यानी थिंकिंग जो है उसकी वो थिंकिंग स्किल जो है वो काफ़ी विकसित होगी। इसीलिए इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 15 पे। समस्या समाधान दृष्टिकोण में अपनाए गए चरणों का सही क्रम चुनें। यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है उसके जो स्टेप होते हैं, जो अप्रोच हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें पहला है आपका ऑप्शन समस्या को परिभाषित करना, ठीक है। फिर आपका है परिकल्पना निरूपण, फिर है आपका परिकल्पना का परीक्षण, फिर है साक्ष्य का विश्लेषण, व्याख्या और मूल्यांकन, फिर है निष्कर्ष तैयार करना। तो इसमें जो आपका है जो क्रम बताना है यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको कैसे करनी है, ये आपको स्टेप में लगाना है कि हाँ इसके बाद ये स्टेप आएगा, ये फिर ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए पहले अगर कोई समस्या आई है तो समस्या को परिभाषित करेंगे आप, ठीक है। पहले आप समस्या को परिभाषित करेंगे यानी आखिर समस्या है क्या उसके बारे में जानेंगे, उसको समझेंगे। उसके बाद परिकल्पना का निरूपण यानी फिर उसको मतलब उससे मतलब वो प्रॉब्लम जो है आखिर ये कैसे हुई है, क्या है, ये सब समझेंगे। फिर परिकल्पना का परीक्षण करेंगे कि हाँ ये जो प्रॉब्लम है ये ऑथेंटिक है या फिर ऐसे ही कोई टॉपिक पे समस्या आ रही है, ठीक है। उसके बाद उसका विश्लेषण और व्याख्या और फिर उसका मूल्यांकन करेंगे यानी विश्लेषण, फिर उस पर तर्क वितर्क करेंगे कि हाँ ये आखिर समस्या है तो कैसे आई है, फिर उसकी व्याख्या होगा, उस पर डिस्कशन किया जाएगा, फिर लास्ट में उसका मूल्यांकन होगा कि हाँ ये प्रॉब्लम जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। फिर उसका निष्कर्ष तैयार किया जाएगा कि इसका ये निष्कर्ष निकल के आया है, ये मतलब अगर प्रॉब्लम हुई है तो ये ऐसे करेंगे तो ये सोल्यूशन इसका निकल आएगा। तो ये जो सारे स्टेप दिए गए हैं ए बी सी डी ई, ये सारे एक ही सीक्वेंस में सही हैं, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी अगर किसी समस्या को आप जब सॉल्व करेंगे तो पहले उसके बारे में उसको मतलब पहले समस्या आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको पता हो कि हाँ ये समस्या है क्या, ठीक है, तभी आप उस समस्या को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो सारे प्रोसेस हैं ये सही हैं, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि यहाँ आपको स्टेप में लगाना मतलब एक एक करके स्टेप में लगाना होगा कि आखिर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे समय लगता है, इसीलिए आप लोग प्रैक्टिस करिए क्योंकि प्रैक्टिस से ही ये सब हो पाएगा। आगे चलते हैं 16 पे। कक्षा में बच्चों के बीच प्रश्न पूछने के कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा से दिशा निर्देश हैं। इसमें ये बात कही गई कि मतलब कक्षा में बच्चों के जो बीच प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके कौशल को बढ़ाने के लिए क्या क्या आपको करना होगा। तो पहला ऑप्शन है सही उत्तर के साथ चर्चा को समाप्त कर दिया जाए। यानी आप अगर बच्चे ने कोई क्वेश्चन किया है तो आप उसको सही आंसर देके उस टॉपिक को वहीं पे ख़त्म कर देंगे, आप ऐसा करेंगे। या फिर सेकंड है विभिन्न प्रश्नों को प्रोत्साहित करेंगे कि आप और अच्छे से इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए या फिर आसपास के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा प्रश्न पूछने का कौशल जो है वो विकसित करेंगे कि बच्चों से आप कहेंगे कि आप अच्छे अच्छे प्रश्न पूछिए या फिर उत्साहजनक तरीके से जवाब देंगे। तो इसमें जो आपका 16 है इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें अब बात ये की जा रही है पहला आपका गलत हो जाएगा। आपको बच्चे को अगर बच्चे ने कुछ क्वेश्चन पूछा है या फिर आपने बच्चे से कुछ पूछा है तो ये नहीं कि आप सीधा उसका आंसर बता देंगे, बच्चे से कहेंगे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए समझिए। फिर जब बच्चा नहीं वहाँ तक पहुँच पा रहा तो आप उसकी मदद करेंगे, उसको हेल्प करेंगे। ये नहीं कि आपने बच्चे ने अगर कुछ पूछा तो आपने सीधा उसका आंसर दे दिया, उस टॉपिक को वहीं पे एंड कर दिया, ऐसा आपको नहीं करना। तो पहला आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। और जब पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा तो जहाँ भी पहला ऑप्शन है वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका गलत, ये भी आपका गलत, इसमें आपका जो ऑप्शन है वो थर्ड सही हो जाएगा।
ऐसे भी आप कर सकते हैं। आपने एक क्वेश्चन मतलब एक ऑप्शन देखा, आपको लगा कि ये गलत है, फटाक से आप ऑप्शन पे आइए। जैसे मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करने का आसान तरीका यही है कि आप फटाक से ऑप्शन पे आइए। हाँ देखिए, अगर फर्स्ट इसमें है तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा, आपको आपका आंसर मिल गया, आपने क्लिक किया और आगे बढ़ गए। लॉन्ग आंसर मतलब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये लास्ट में मैं आपको, जब आपका सीटेड एग्जाम 7 जुलाई को है उसके थोड़े टाइम पहले, एक हफ्ते पहले मैं आप इस पे क्लास बनाऊंगी कि आखिर जो सॉल्व मतलब क्वेश्चन है वो उसको कम टाइम में कैसे सॉल्व करें। तो काफ़ी ऐसे तरीके हैं जिनको आप कम समय में लॉन्ग क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ऐसे सारे क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ने बैठेंगे फिर यहाँ पे मैच करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 17 पे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का उदाहरण है, यानी चाइल्ड सेंटर जो एजुकेशन है वो उसका कौन सा उदाहरण है। तो पहला है, बच्चे कक्षा में साथियों और शिक्षकों की कहानियां दोहराते हैं, यानी जो बच्चे हैं मतलब प्लेज और टीचर्स हैं इन द क्लासरूम, यानी जो स्टोरी वो कह रहे हैं उसको फिर से रिलेट करके उसको दोहरा रहे हैं। ये बाल बाल केंद्रित शिक्षा का उदाहरण बनेगा। या फिर बी है, सेकंड है, बच्चे स्कूल के भीतर और बाहर अपने अनुभवों के साथ स्कूल जान साझा करते हुए मतलब ज्ञान साझा करते हुए और एकीकृत करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो भीतर यानी स्कूल के अंदर जो शिक्षा मिल रही है उसको, और बाहर की दुनिया यानी जो उसका घर हो गया, उसके पड़ोस के लोग हो गए, आसपास का जो इन्वायरमेंट हो गया, उससे भी वो रिलेट कर पा रहा है, उससे भी वो अनुभव ले पा रहा है, फिर वो ज्ञान का जो है साझा करता है, उसको एकीकृत करता है, यानी एक दूसरे से इंटर रिलेट भी कर पा रहा है। तो ये आपका ऑप्शन जो है मच बेटर है, क्योंकि बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है उसमें बच्चे को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, यानी बच्चे को हमको रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाना होता है, जो उसका पूर्व नॉलेज है उसको भी ध्यान में रखना होता है, उसके साथ साथ बच्चे का जो इन्वायरमेंट कैसा रहा है, बच्चे का जो कल्चर कैसा रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो बच्चे को हमको ज्ञान ऐसे देना है कि वो स्कूल में जो ज्ञान है उसको अपनी रियल लाइफ से भी कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो इसमें आपका जो सेकंड ऑप्शन मच बेटर है, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है, बच्चे किसी भी विषय को सीखने के लिए एक साथ और समूह में काम करते हैं, ये भी आपका सही हो सकता है, लेकिन आपका जो है बी ऑप्शन मच बेटर है, क्योंकि ये सारे मतलब जो ऑप्शन है इसको इंक्लूड कर रहा है। देखिए पेडागोजी में आपको लगेगा कि चारों ऑप्शन सही हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से भी आपको बेस्ट निकालना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन, क्योंकि चारों ऑप्शन तो आप चूज नहीं कर सकते, जैसे कि इसमें दिया, इसमें ऑप्शन तो दिए नहीं 1 2 3 4 या फिर 2 3 हैं ऐसे हैं, ऐसा तो इसमें दिया नहीं, आपको एक ही चूज करना है। तो जब एक ही चूज करना हो तो आप ये देखिए उसके अंदर कि सारा जो ऑप्शन है वो कौन से क्वेश्चन में इंक्लूड है। एक ऐसा भी उसमें ऑप्शन दिया गया होगा कि सारे ऑप्शन को इंक्लूड कर रहा होगा। पेडागोजी में यही बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बातें होती हैं, क्योंकि पॉजिटिव आपको चारों लगेंगे कि चारों ऑप्शन सही हैं, पर चारों तो आपको चूज नहीं करना, आपको एक चूज करना है जो आपको 1 नंबर देगा। तो उसके बाद आप ये देखिए कि चारों ऑप्शन को कौन एक ऑप्शन है जो अपने आप में इंक्लूड कर पा रहा है, जो बच्चे के रियल लाइफ से कनेक्ट कर पा रहा है। तो इसमें आपका सेकंड ही ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 18 पे। पुरुष या महिला होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश डैश कहा जाता है और उन्हें सीखा जाता है। तो इसमें जो आपका होगा ऑप्शन, लिंग स्थिरता शुरुआत में किशोरावस्था के दौरान, लिंग भूमिकाएं पूरे बचपन और वयस्कता तक, लिंग रूढ़िवादिता केवल मध्य बचपन के दौरान। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है 18 का, इसमें आपका सेकंड सही हो जाएगा, क्योंकि लिंग जो भूमिकाएं हैं यानी जो जेंडर रोल्स हैं, ठीक है, और पूरे बचपन और वयस्कता तक चलते हैं। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पुरुष या महिला महिला होने से जुड़ी जो अपेक्षाओं को डैश डैश कहा जाता है, यानी लिंग भूमिकाएं कहा जाता है कि जो पुरुष है तो पुरुष से एक्सपेक्ट की जाएगी, क्योंकि आप घर का काम मतलब बाहर का काम करिए, लेडीज है तो उससे एक्सपेक्ट की जाएगी कि आप घर मतलब वो घर का काम करिए, तो ये लिंग के द्वारा ही निर्धारित होता है। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 19 पे। जो क्वेश्चन नंबर 19 है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विचार शिक्षार्थियों के बीच विविधता के मतलब सम्मानजनक विचार का समर्थन करता है। तो इसमें जो बात कही गई है इंटेलिजेंट सपोर्ट की जो बात कही गई है, पहला ऑप्शन है बुद्धि आनुवंशिकता कारकों से प्रभावित नहीं होती है। जो क्वेश्चन नंबर 19 है, सेकंड ऑप्शन है बुद्धि पर्यावरणिक कारकों से प्रभावित नहीं होती, यानी जो बच्चे का बुद्धि है, जो बच्चे की मेंटल हेल्थ है, जो बच्चा इंटेलिजेंट है
तो उसकी जो आनुवंशिकता वो हेरिडिटी उस पर कोई रोल नहीं करती, तो ये भी आपका कहना गलत हो जाएगा। इन्वायरमेंट का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये भी कहना गलत होगा। मान लीजिए आपकी हेरिडिटी बहुत अच्छी रही तो आप दिमाग तौर पे बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपका इन्वायरमेंट भी अच्छा नहीं मिल रहा तो आप कहाँ से विकसित हो पाएंगे, आपको उतने रिसोर्स ही नहीं मिल पा रहे हैं। तो आप अगर आप मेंटली अच्छे हैं तो आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, लेकिन 100% बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो हेरिडिटी, अगर इन्वायरमेंट एक एक पूछ रहा है कि सिर्फ केवल हेरिडिटी ही बच्चे के विकास में बहुत ज़्यादा सहयोग देती, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा। सिर्फ इन्वायरमेंट है तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका 4 ऑप्शन सही होगा कि बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदलती रहती है। यानी जो बुद्धि है वो समय के साथ बदलती है। बुद्धि बहुआयामी कैसे हुई, यानी बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती है। मान लीजिए कि अगर क्लासरूम में 30 बच्चे हैं तो क्या 30 बच्चे एक ही जैसे हैं? कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको म्यूजिक में बहुत अच्छा इंटरेस्ट होगा, कुछ बच्चों को मैथ बहुत अच्छी आती होगी, कुछ बच्चों को साइंस बहुत अच्छी आती होगी, कुछ बच्चों को इंग्लिश में इंटरेस्ट होगा। तो सभी बच्चों का इंटरेस्ट अपना अलग अलग होता है, और जब इंटरेस्ट अलग अलग होगा तो उनकी बुद्धि भी अलग अलग प्रकार की ही होगी, एक प्रकार की नहीं होगी। इस पर हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी भी मैंने डिस्कस की हुई थी, आपके एनसीईआरटी भी फॉलो करती है, उसमें 8 प्रकार की बुद्धि गिवन है। तो वो मैंने प्रॉपर तरीके से थ्योरी कवर की थी, उसको भी आप लोग जाके देख सकते हैं, यहीं पे मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। वहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 या 2 आते हैं, हर बार आते हैं। आप कोई भी एग्जाम मतलब कोई भी प्रीवियस के क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। तो इसमें जो है आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि कोई एक आयामी नहीं है, बुद्धि बहुआयामी होती है, यानी बुद्धि कई प्रकार की पाई जाती है। मान लीजिए अगर कोई बच्चा है उसको म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और कोई बच्चा है उसको डांसिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो सभी बच्चे का इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसकी बुद्धि बनती है, यानी उसकी बुद्धि का विकास हो रहा होता है, और समय के साथ ये बदलती भी रहती है। यानी अगर आप धीरे धीरे टाइम दे रहे हैं किसी भी चीज़ को तो धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तित भी होगी। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 20 पे। बस मतलब 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको काफ़ी आपके एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। सारे मतलब हर टॉपिक से इंक्लूड किया गया है क्वेश्चन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? यानी सामान्य बुद्धि की जो अवधारणा थी उसकी आलोचना भी की, और एक वैकल्पिक जो बुद्धि थी, बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया। आपके हार्वर्ड गार्डनर है, जीन पियाजे हैं, लेव वाइगोस्की हैं, या फिर चार्ल्स स्पेयरमैन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसमें फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर जो थे इन्होंने ही वैकल्पिक बुद्धि का जो सिद्धांत प्रस्तावित किया, यानी कि बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ठीक है, जब क्योंकि लोग मतलब एक प्रकार की नहीं होती है। मान लीजिए एक टॉपिक पे अगर आपने किसी से राय ली, तो अगर 4 व्यक्ति से आपने पूछा है तो 4 व्यक्तियों की जो थिंकिंग है वो अलग अलग होगी, उनका जो मतलब रीज़न होगा वो अलग अलग होगा। ये नहीं है कि 4 व्यक्ति एक ही प्रकार से सोच रहे हैं, एक ही प्रकार का उसका सोल्यूशन भी आपको देंगे। तो हर बच्चे में बुद्धि, हर व्यक्ति में बुद्धि अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, ये हार्वर्ड गार्डनर भी कहते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 21 पे। जो कैरल ग्लीगन द्वारा लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना की गई थी, इन्हीं के शिष्य थी, इन्होंने इनकी आलोचना की कि कोहलबर्ग की जो थ्योरी रही है उसमें मतलब जो नारीवाद को ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई। इनकी जो थ्योरी है पूरी जो पुरुषवाद को ज़्यादा सपोर्ट करती है, उसमें स्त्रियों के लिए कोई जगह नहीं रखी है। तो इनकी जो शिष्य थी उन्होंने इनकी आलोचना की हुई थी। तो इसमें आलोचना जो की गई है वो हम लोग देख लेते हैं। तो 21 जो है, विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं किया गया है, नैतिक तर्क में लिंग भेद की अनदेखी करना, नैतिक विकास का चरण सिद्धांत प्रस्तुत करना, या फिर वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से डेटा एकत्र करना। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसमें जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे, इनकी थ्योरी जो थी, इन्हीं के शिष्य ने उसकी आलोचना जब की, तो उन्होंने जो आलोचना की वो क्या थी, मतलब किस वजह से किया? तो 21 जो आपका है इसमें सेकंड ऑप्शन सही होगा। इसमें नैतिक तर्क में लिंक जो था भेद की अनदेखी हुई थी। इनका ये कहना था कि लॉरेंस कोहलबर्ग की जो थ्योरी रही है, मतलब कोहलबर्ग की जो थ्योरी रही है उसमें नारीवाद को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। इनकी जो थ्योरी है प्रॉपर तरीके से पुरुषवाद को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो यही इनकी आलोचना थी, और यही आलोचना हर बार क्वेश्चन में आती भी है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 22 पे। विज्ञान गणित में कोई भी परियोजना तैयार करने से विद्यार्थियों को खुशी मिल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप वह स्वयं इसी तरह की गतिविधियां
करने के लिए प्रेरित होता है। यह दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रेरणा का वर्णन करता है। यानी मान लीजिए एक बच्चा है, विज्ञान और गणित में कोई भी परियोजना तैयार करने में जो विद्यार्थी हैं को खुशी मिल रही है, यानी वो खुश हैं वो चीज़ करने के लिए। तो उनमें क्या पाया जाए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन पाया जा रहा है, फिर इंटरनल मोटिवेशन पाया जा रहा है। आगे चलते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप स्वयं इसी तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, यानी वो उनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं बच्चे, उनको खुशी मिल रही है तो वो और अच्छा करेंगे। मान लीजिए अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो आप म्यूजिक जो आपको पसंद आ रही तो आप म्यूजिक की तरफ और झुकेंगे। आपको डांस करना पसंद है तो आप डांसिंग की तरफ और झुकेंगे कि हमको डांस पसंद, तो आप और करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये बच्चे में जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको बाहर की तरफ से तो नहीं मिल रहा। ये तो नहीं है कि मैथ और गणित में अच्छा वो कर रहा है, परियोजनाएं बना रहा है तो उसको क्लासरूम में सम्मानित किया जाएगा या फिर कोई रोबोट कोई पुरस्कार दिया जाएगा, कोई सम्मानित किया जाएगा, ऐसा तो नहीं हो रहा। बच्चे को खुशी मिल रही है, तो बच्चा जो खुशी हो रहा है वो आंतरिक रूप से जो है वो प्रेरित हो पा रहा है। ठीक है, तो जो 22 है इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल मैं इसमें है आंतरिक अभिप्रेरणा, ओनली वन। तो इसमें आपका ए सही होगा, क्योंकि बच्चा अंदर से आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो पा रहा है। बच्चे में जो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है। बाह्य अभिप्रेरणा का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपको कोई ग्रेड मिलना है, आप इसलिए काम कर रहे हैं कि आपको पैसे मिल रहे हैं, आप इसलिए कोई काम कर रहे हैं कि घर में शाबाशी दी जाएगी, मम्मी तारीफ करेंगी, दोस्त तारीफ करेंगे, बाहर लोग सम्मान देंगे, तो ये जो हो जाता है तो ये बाहर का दिखावा है। अगर आपको खुद में खुशी मिल पा रही है, उसके कोई पैसे दे रहा है तो अच्छी बात है, पैसे नहीं दे पा रहा है तब भी अच्छी बात है, आप वो काम कर रहे हैं कंटिन्यू, क्यों, क्योंकि आपको पसंद है, तो वो आपका आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगा। ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है वो बाहरी होता है, इंट्रिंसिक जो मोटिवेशन होता है आपका आंतरिक होता है। तो इसमें आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्वेंटी थ्री जो है मिक्स प्रेरणा चलाती है कि उनके छात्र उन्हें रिश्वत या अतिरिक्त अवकाश के वादे के बिना अपना काम करने के लिए प्रेरित करें। निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रेरणा को उसे अपने छात्रों में प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी एक शिक्षिका है, ठीक है, एक शिक्षिका है, वह यह कर रही है कि रिश्वत या अतिरिक्त अवकाश के वादे के बिना, यानी ये नहीं कोई शिक्षक कोई छात्र रिश्वत दे रहा है टीचर को, या फिर कोई अतिरिक्त अवकाश ले पा रहा है कि हमको ये प्रोजेक्ट करना है या हमको कार्य करना है तो इसके लिए हमको छुट्टी चाहिए। ठीक है, तो इसको प्रेरित किए बिना, वादे के बिना अपना काम करने के लिए प्रेरित कर रही है कि ये नहीं कि आप कोई छुट्टी ले रहे हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रेरणा को उसको प्रोत्साहित करना है। तो इसमें आपका जो हो जाएगा ऑप्शन 23 जो है, इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। यानी बच्चा अगर आंतरिक रूप से भी प्रेरित है तो उसको कोई छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी, वो टाइम निकाल लेगा। मान लीजिए अगर आपको खेलना पसंद है तो खेलने के लिए आपको टाइम मैनेज कर लोगे। ये नहीं कि आप खेलने के लिए एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हो कि हाँ हमको खेलने जाना है तो आज हमको छुट्टी करनी है, ऐसा तो आप नहीं करते। जो आपको काम पसंद होता है तो वो आप काम करने के लिए टाइम निकाल लेते हैं। तो बच्चों में जो है हमको आंतरिक अभिप्रेरणा यानी आंतरिक मोटिवेशन भरना है, बच्चों को हमको आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करना है। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए जो बाहरी अभिप्रेरणा होता है वो कुछ टाइम के लिए होता है, लेकिन जो आंतरिक अभिप्रेरणा होता है लंबे समय के लिए होता है। बाहरी अभिप्रेरणा में कुछ टाइम के लिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप गिटार बजा रहे हैं, तो गिटार बजाने के लिए आपको पैसे मिल रहे हैं तो आप गिटार बजा रहे हैं। आपको जिस दिन पैसे मिलना बंद हो गए उस दिन आपने गिटार बजाना भी बंद कर दिया, तो ये हो गया आपका बाहरी अभिप्रेरणा। ठीक है, लेकिन आपको गिटार बजाना पसंद है, अगर आपको कोई पैसे इसके दे रहा है तो बहुत अच्छी बात, पैसे नहीं भी दे पा रहा है तब भी आप गिटार बजा रहे हो, तो ये हो जाता है आंतरिक अभिप्रेरणा। और आंतरिक अभिप्रेरणा बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता है, बाहरी अभिप्रेरणा से आंतरिक अभिप्रेरणा जो है वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। आगे चलते 24 पे। इसमें जो आदर्शन है 24 जो है, बच्चे औपचारिक एजेंसियों के माध्यम से ही समाज के ज्ञान, कौशल, मूल्यों और रीति रिवाजों को सीखते हैं। यानी जो औपचारिक होती हैं एजेंसियां। आगे चलते हैं। इसका जो रीजन दिया गया है, सामाजिकरण एक सरल और रेखीय प्रक्रिया है जो सुनियोजित तरीके से होती है।
तो औपचारिक जो है मतलब एजेंसी होती हैं वो जैसे आपका विद्यालय हो गया, जैसे आप कोई ट्यूशन पढ़ रहे हैं, जैसे आप कोई कोचिंग कर रहे हैं, आप ऑनलाइन भी कर रहे हो चाहे ऑफलाइन कर रहे हो, लेकिन टाइम के पाबंद होते हैं। अगर आप ऑनलाइन भी कर रहे हैं तो 10 बजे से आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं, 10 से 11 बजे तक तो टाइम है। ये नहीं कि आप 12 बजे बैठ रहे हो मोबाइल खोल के तो आपको 12 बजे क्लास मिली, रिकॉर्डेड मिल सकती है बट ऑनलाइन नहीं मिल पाएंगी, मतलब लाइव जो क्लासेस है वो नहीं मिल रही क्योंकि समय के साथ वो चल रही हैं। तो जो औपचारिक एजेंसियां होती हैं वो समय की पाबंद होती हैं, जैसे कि आपका विद्यालय है सुबह 7 बजे से 1 बजे तक खुलेगा तो खुलेगा। ये नहीं कि आप शाम के 7 बजे जा रहे हो, आपको छुट्टी 1 बजे मिलनी है तो आप 12 बजे आ रहे हो, आप 3 बजे आ रहे हो, ऐसा तो नहीं है। टाइम के साथ आपको चलना होता है। तो ये जो टाइम के साथ होता है यानी औपचारिक एजेंसियां जो होती हैं वो समय की पाबंद होती है। लेकिन इसमें जो बात कही जा रही है समाज के ज्ञान, कौशल, मूल्य और रीति रिवाज, ये तो आपको अनौपचारिक तौर पे मिल रहे थे। अगर आप रीति रिवाज सीख रहे हो, समाज के तौर तरीके सीख रहे हो, तो इसके लिए आपको कोई स्कूल जाना पड़ रहा है, इसके लिए आपको कोई ट्यूशन लेना पड़ रहा है, इसके लिए कोई कोचिंग करनी पड़ी, या फिर इसमें इसको सीखने के लिए आपको घर में टाइम मैनेज करना पड़ रहा है कि हाँ मम्मी 1 घंटे बाद हमको जो रीति रिवाज सिखाएंगी कि हाँ हमको कैसे तौर तरीके करने हैं। ये तो नहीं है। आप खाना खा रहे हो तब भी सीख रहे हो, आप खेल रहे हो घर में तब भी सीख रहे हो, आप लोगों से बात कर रहे हो तब भी सीख रहे हो। तो अनौपचारिक रूप से सीख रहे हो, आप घर से भी सीख रहे हो, आसपास के माहौल से भी सीख रहे हो, अपने इन्वायरमेंट से भी सीख रहे हो, बाजार जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो वहां से भी सीख रहे हो, स्कूल जा रहे हो रास्ते में जो पढ़ रहे हैं लोग उनसे भी बात कर रहे हो, देख रहे हो आसपास चीजों को तो उनसे भी सीख रहे हो। तो ये जो है अनौपचारिक तौर पे हो रहा होता है। लोगों के पे जो प्रभाव पड़ता है कौशल का, मूल्यांकन का, रीति रिवाज, समाज कैसा है, सोसाइटी कैसी है, कैसे लोग रहते हैं, कैसे क्या हमको करना है, कैसा मेरा बिहेवियर होना चाहिए, लोगों से हमको कैसे बात करनी है, तो ये हम समाज में तौर तरीके धीरे धीरे करके सीख जाते हैं। इनका प्रभाव हम पे डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट पड़ रहा होता है। ठीक है, तो ये अनौपचारिक होगा, औपचारिक नहीं होगा। औपचारिक आपका कैसे होगा, जैसे कि आप स्कूल गए हो पढ़ाई करने के लिए, आपको मैथ पढ़नी है, इसके लिए आप ट्यूशन ले रहे हो, तो ये आपका औपचारिक हो गया। लेकिन आप रीति रिवाज सीख रहे हो, लोगों से हमको कैसे बात करनी है, हमारी नैतिकता क्या है, बाहर से लोग मतलब कोई मेहमान है तो उसको उसको हमको नमस्ते करना है, उससे हमको चाय नाश्ता पूछना है, तो ये सब आपका अनौपचारिक हो जाता है। ये आपका औपचारिक एजेंसी के अंतर्गत नहीं आएगा। इसका कोई टाइम पाबंद नहीं होता है कि हमको 1 घंटे में ये सीख लेना है, ये आप कहीं भी किसी भी टाइम सीख सकते हैं। जो इसका रीजन दिया गया है, समाजीकरण एक सरल रेखीय प्रक्रिया है, यानी समाजीकरण जो है वो एक सीक्वेंस में जाता रहता है, ऐसा नहीं है। समाजीकरण जो है वो एक रेखीय प्रक्रिया नहीं है। आप समाज में धीरे धीरे करके सीख रहे होते हो, कुछ चीजें आप बाद में सीखोगे, कुछ चीजें बहुत पहले सीख लोगे, तो ये जो है आगे पीछे चलता रहता है। ये नहीं है कि आप डेली समाज में कुछ ना कुछ सीखते जा रहे हो, कभी आप बहुत ज्यादा सीख लोगे, कभी आप हो सकता है कम सीखो। तो धीरे आगे पीछे जो है सीक्वेंस में चलता रहता है आपका जो समाजीकरण है, यानी जो आपका सोशलाइजेशन है, और सुनियोजित तरीके से होता है, यानी ये नहीं एक निश्चित तरीके से भी नहीं होता है। क्योंकि आप जिस इन्वायरमेंट में हो जरूरी है कि वहां पे आप कुछ चीजें सीख चुके हो, लेकिन आप दूसरी जगह गए तो वहां पे आपको कुछ चीजें बहुत अच्छी लगी, जैसे आप घूमने गए तो वहां का माहौल, वहां का कल्चर, वहां की लैंग्वेज आपको अच्छी लगी तो आपने वहां से एक्वायर कर लिया। तो ये सीक्वेंस में नहीं चल रही कि आपको इस सीक्वेंस में डेली आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, किसी दिन आप कुछ ज्यादा सीखोगे, किसी दिन कुछ आप कम सीखोगे। तो ये हो गया आपका जो आदर्शन है, रीजन दोनों गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों गलत हैं। ये भी आपका, ये भी आपका गलत, ये भी आपका, इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि आदर्शन भी आपका गलत है एंड आपका इसका रीजन जो दिया गया वो भी गलत है, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 25 पे। जीन पियाजे के रचनावाद का प्रस्ताव है कि बच्चे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों से होकर आगे बढ़ते हैं। यानी जो जीन पियाजे जी, इन्होंने बच्चे का जो डेवलपमेंट है 4 स्टेजों में डिवाइड कर दिया कि एक स्टेज में बच्चे का इतना डेवलपमेंट होगा, एक में इतना होगा, एक में इतना होगा, एक में इतना होगा, और इन्होंने एज में भी डिवाइड कर दिया कि 0 से 2 वर्ष शेषावस्था यानी इन्फेंसी, फिर अर्ली चाइल्डहुड, फिर चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस। तो इन्होंने स्टेजों में डिवाइड कर दिया कि इतनी इतनी स्टेजों में आप मतलब बच्चे का डेवलपमेंट होगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जीन पियाजे से जो हर बार आता है। देखिए पूछता है कि डेवलपमेंट कैसी प्रक्रिया है, तो आप कह देंगे कंटिन्यूअस प्रक्रिया है क्योंकि डेवलपमेंट जो है लगातार आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जीन पियाजे के अनुसार डेवलपमेंट एक कैसी प्रक्रिया है, तो वहां पे आप लोग कंटिन्यूअस नहीं लगाते हुए बल्कि डिसकंटिन्यूअस लगाएंगे, क्योंकि जीन पियाजे ने इनको जो बच्चे का डेवलपमेंट है उसको स्टेजों में डिवाइड कर दिया कि इतनी स्टेज में बच्चे का इतना डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हर बार आता है और यहाँ पे कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर जीन पियाजे क्वेश्चन में गिवन है तो आप डिसकंटिन्यूअस के साथ जाइएगा, आपका 1 नंबर कहीं नहीं जाएगा।
लेकिन अगर क्वेश्चन में जीन पियाजे गिवन नहीं है तो हमेशा जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस ही प्रक्रिया है, वो हमेशा प्रोग्रेस आगे को ही करती रहती है, तो उसमें आप कंटिन्यूअस लगाइएगा, आपका 1 नंबर कहीं नहीं जाएगा। तो ये जो डाउट है ये मतलब डाउट क्लियर रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट होती है कि डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है। तो अगर क्वेश्चन में जीन पियाजे नहीं लिखा है तो आप कंटिन्यूअस के ही साथ जाइएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में जीन पियाजे लिखा हुआ है तो आप डिसकंटिन्यूअस के साथ जाइएगा और क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर पढ़िएगा। ये मैं हर बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लास्ट तक ना पढ़ने की वजह से काफ़ी 1-2-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। लास्ट में नहीं लिखा होगा, आपने आधा पढ़ा, आपको लगा पॉजिटिव है, आपने टिक किया, आगे बढ़ गए, लेकिन बाद में देखोगे तो क्या फ़ायदा, जब आप मार्कशीट फिल कर चुके हो तो फिलअप करने के बाद कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके 89 नंबर आ गए तो आप फिर 6 महीने वेट करोगे। इसीलिए आता हुआ क्वेश्चन भी अगर गलत हो पा रहा है तो बहुत दुख होता है। तो कोई भी कुछ भी मिस्टेक मत करिए, अच्छे से पूरा क्वेश्चन अटेंड करिए, फिर समझिए, फिर यहाँ क्वेश्चन को मतलब उसके ऑप्शन देखिए, जो आपको बेस्ट लगे आप क्लिक करिए, आगे बढ़िए। तो इसलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, लास्ट तक पढ़िए, तभी जाके ऑप्शन पे जाइए। ये नहीं आधा पढ़ के आपको लगा पॉजिटिव है, पॉजिटिव आपने क्लिक कर दिया, लेकिन लास्ट में नहीं लिखा था, तुरंत सारा खेल खत्म, मतलब पलट जाएगा, ऑप्शन भी तुरंत चेंज हो जाएगा, आपका 1 नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो बात की जा रही है जीन पियाजे के अनुसार, जो बच्चे का संज्ञान मतलब है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का, वो चरणों से होकर आगे बढ़ रहा है, यानी इन्होंने चरणों में डिवाइड कर दिया था। तो पहला इसका ऑप्शन है 25 जो है, पर्यावरण पर कार्य कर सक मतलब करके, या अधिक जानकारी अन्य लोगों के साथ सामाजिक संपर्क के माध्यम से, तो ये आपका वाइगोस्की कहते हैं। दूसरों की नकल आपके स्कनर कहते हैं। पुरस्कार ये भी आपके मतलब जो रचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं वो इस पे बात नहीं करते। तो इसमें आपका ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि हमको क्या करना है, एक्टिंग जो अपन होता है अपॉन द इन्वायरमेंट, जो होता है कि बच्चा जो इन्वायरमेंट में एक्टिविटी कर रहा है, इन्वायरमेंट के माध्यम से वो सीख पा रहा है, चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहा है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 26 पे। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे संचालन पर काम कर सकते हैं और काल्पनिक निगमनात्मक सोच का प्रदर्शन कर सकते हैं, यानी हाइपोथेटिकल जो डिडक्टिव थिंकिंग है वो इसमें पूछ रहा है। तो इसकी जो स्टेज इन्होंने बताई थी, ये 4th स्टेज बताई थी। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि इन्होंने स्टेजों में डिवाइड किया था। तो इसमें जो बात की जा रही है कि बच्चा मतलब इसमें ये होता है कि बच्चा उस बारे में भी सोच पा रहा है जो उसके सामने प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यानी जो उसका सेंसिली मतलब जो उसका इन्फेंसी जो स्टेज होती है उसमें बच्चा क्या होता है, संवेदी परक जो अवस्था होती है उसमें बच्चा अपने सेंस का प्रयोग करके सीख रहा होता है। ठीक है, उसमें सेंसरी मोटर आ जाता है, क्योंकि सेंसरी मोटर में ये होता है कि बच्चा अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके सीख पा रहा है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा चीज़ों को एकत्रित कर रहा है, यानी वो खुद में अहम केंद्रित है, वो खुद के बारे में सोच रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है, बच्चे के सामने अगर कोई चीज़ रखी हुई है तो उसके बारे में वो सोच पा रहा है कि हाँ आखिर ये वस्तु है तो ऐसी क्यों है, आखिर इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, तो इस बारे में बच्चा सोच रहा है। लेकिन वहीं पे जब बच्चा धीरे धीरे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज पे पहुंचता है तो बच्चा उस भी चीज़ के बारे में सोच लेता है कि जो उसके सामने नहीं है, यानी वो कल्पना करना भी स्टार्ट कर देता है। तो इसमें 26 जो है इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है उसमें बच्चा काल्पनिक जो है निगमात्मक चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, यानी वो उस बारे में भी सोच लेता है जो उसके सामने मौजूद नहीं है पर वो कल्पना कर रहा है। बैठा वो घर में है वो, पर जो कल्पनाएं हैं वो कर रहा है स्कूल के बारे में कि हाँ क्लासरूम में ये हुआ था, आज ये एक्टिविटी हुई थी, वहाँ पे ये बना हुआ था, तो वो कल्पना कर पा रहा है। तो वो स्टेज जो हो जाती है 4 स्टेज है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पूर्व संक्रियात्मक जो स्टेज होती है बच्चा अहम केंद्रित होता है, यानी बच्चा मतलब घर में क्या माहौल है, पापा का मूड खराब है, क्यों खराब है, उसको मैटर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसका मैटर ये है कि उसको अगर उसने खिलौना उसको चाहिए तो उसको खिलौना मिलना चाहिए, अगर वो खेल रहा है तो उसको खेलने दो। घर में क्या चल रहा है, किसी का मूड खराब है, क्यों खराब है, उससे बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, बच्चा अहम केंद्रित होता है। ठीक है, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 27 पे। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में डैश डैश बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने किसको ज़्यादा महत्वपूर्ण माना, तो कल्चरल टूल्स को, या फिर मैचुरेशन को, या फिर पनिशमेंट को, या फिर अनुकूलन को, यानी एडप्टेशन जो होता है, या फिर उसको इन्होंने ज़्यादा अहमियत दी। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है इसमें आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। सांस्कृतिक जो है उपकरण यानी कल्चर टूल्स जो हैं
उसको इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया, क्योंकि वाइगोस्की की थ्योरी ही है कल्चर पर आधारित, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया। तो इनकी जो थ्योरी है इसी पे आधारित है। इन्होंने ज़्यादा जो अहमियत दी है वो कल्चर यानी संस्कृत को ही ज़्यादा अहमियत दी। इन्होंने कहा कि जो कल्चर है वो एक टूल्स का, एक साधन के रूप में लोगों का विकास, बच्चों का विकास करता है, और ये एक टूल्स, एक साधन के रूप में प्रयोग होता है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 पे चलते हैं। नियमित स्कूल में दिव्यांग छात्रों को शामिल करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान विकलांग व्यक्तियों के लिए के अधिकार अधिनियम 2016 के विरुद्ध है? तो इसमें बात कही गई है कि जो विकलांग बालक व्यक्ति हैं उनके नियम के अधिकारों के विरुद्ध है, 2016 के विरुद्ध है। तो 28 जो है पहला ऑप्शन है परीक्षा पेपर पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय, यानी उनको अतिरिक्त टाइम दिया जाए। तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा कि अगर किसी बच्चे को डिसेबिलिटी है, कोई बच्चा अगर फिजिकली फिट नहीं है तो उसको आप एक्स्ट्रा टाइम देंगे। छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लेख की सुविधा, या फिर अनिवार्य द्वितीय एवं तृतीय भाषा का पाठ्यक्रम। तो इसमें बात की जा रही विरुद्ध है, यानी इसके अगेन है। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें बात यही कही गई इसके विरुद्ध है। तो इसमें आपका यही है कि ये नहीं है बच्चे को अगर कोई दिक्कत है यानी डिसेबिलिटी है, बच्चे को देखने में समस्या आ रही है, तो ये नहीं आप उसको 2 ही घंटे में पेपर सॉल्व करना है तो करना है, क्योंकि सभी बच्चे 2 घंटे में सॉल्व कर रहे हैं, नहीं, उसको थोड़ा आप एक्स्ट्रा टाइम देंगे। 2016 इसी को कहता है। यानी अगर किसी बच्चे को, आपने देखा होगा फॉर्म फिलअप में भी ये जो छूट दी जाती है, अगर आप सीटेट का फॉर्म फिलअप किए होंगे तो उसमें भी ये पूछा जाता है किसी भी प्रकार की आप में डिसेबिलिटी तो नहीं है, अगर है तो आपको उस तरीके का टाइम भी मिलता है। ठीक है, तो एनसीएफ भी कहता है, जो आज की जो शिक्षा संस्थाएं हैं वो भी इस पे जोर देती हैं। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें बात कही गई निगेटिव, क्योंकि इसके विरुद्ध है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। हमको बच्चे को अतिरिक्त टाइम देना है, आपका फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी ऑप्शन सही है। व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, यानी अगर बच्चे को चलने फिरने में समस्या आ रही है तो हमको उस हिसाब से बच्चे को डील करना है। तो इसमें आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने छात्रों के बीच मेटाकॉग्निटिव अमंग यानी को जो विकास को सुविधाजनक बनाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस उद्देश्य के लिए सहायक नहीं है? तो इसमें बात जो कही गई है, पहला ऑप्शन है मूल्यांकन करना, निगरानी करना, योजना बनाना और रटकर याद करना। तो मेटा कॉग्निटिव जो होता है, अमंग होता है, इसमें जो बात कही गई इसका सुविधाजनक बनाना है, यानी उसको सरल बनाना है। तो इसमें कौन सा जो उद्देश्य सहायक नहीं होगा? तो इसमें आपका है 4 ही ऑप्शन, क्योंकि हमको रट्टाफिकेशन को महत्व नहीं देना है। मूल्यांकन करना, तो जब आप मूल्यांकन करोगे तो इसी के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि बच्चे ने कितना सीखा है, हमको आगे कितनी मेहनत करने की जरूरत है। बच्चे पे निगरानी थोड़ी बहुत, क्लासरूम में टीचर बच्चे पे ध्यान देता है, अगर आप ध्यान ही नहीं दोगे तो बच्चा कुछ भी करता रहेगा। योजना बना के ही हमको टीचिंग मेथड को अपने आगे बढ़ाना है, बच्चों को सिखाना है। लेकिन रट्टाफिकेशन को हमको रोट मेमोराइजेशन जो है ये आपका गलत हो जाएगा, यही सहायक नहीं होता है, क्योंकि निगेटिव पूछा है तो निगेटिव का निगेटिव ही आंसर हो जाएगा। इसीलिए इसमें 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी जो है ऑप्शन पॉजिटिव है। लास्ट क्वेश्चन है, रचनावादी दृष्टिकोण सीखने को इस प्रकार मानता है, अव्यवस्थित एवं एकपक्षीय, विलक्षण और असंबद्ध, इंटरेक्टिव और सक्रिय, निष्क्रिय और आश्रित यानी डिपेंडेंट। तो रचनावादी जो दृष्टिकोण है वो क्या मानता है? इसमें जो आपका ऑप्शन है वो थर्ड सही हो जाएगा, इंटरेक्टिव और सक्रिय। यानी अगर बच्चा इंटरेक्टिव है और सक्रिय है यानी एक्टिव है, तो रचनावादी इसी को ज़्यादा महत्व देता है कि बच्चा एक दूसरे से इंटरेक्ट हो पा रहा है, चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ पा रहा है, रियल लाइफ से कनेक्ट कर पा रहा है, और एक्टिव है यानी उसके सारे सेंस प्रयोग हो पा रहे हैं सीखने में, वो सारे अपने जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका प्रयोग कर रहा है सीखने के दौरान। चाहे वो इसके दौरान माना जाता है रचनावादी में कि बच्चा करके सीखे, करके सीखने पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, इसलिए कि जब बच्चा कर रहा होगा यानी कोई प्ले ग्रुप कर रहा है, बच्चा उसमें इन्वॉल्व है, जब बच्चा खुद को उसमें रख के कुछ करेगा तो उसके सारे सेंस जो हैं वो एक्टिव होंगे और इन्वॉल्व होंगे। जब सारे सेंस एक्टिव होकर इन्वॉल्व होंगे तो जो सीखेगा वो अच्छे से सीखेगा और ज्ञान उसका जो स्थायी रूप से रहेगा भी। तो करके सीखने पे भी रचनावादी ज़्यादा महत्व देते हैं। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अच्छा बच्चा अगर कर रहा है तो एक्टिव है। ठीक है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये 30 क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 30 ऑफ
कितने आपने सही किए हैं। ठीक है, लास्ट में ज़रूर बताइएगा। मॉक टेस्ट की तरह आप ले सकते हैं क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट मतलब हर टॉपिक से मैंने इंक्लूड किए थे क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छी लगी होगी क्लास। अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा एंड कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और साथ ही साथ अपना स्कोर भी गिवन करिएगा कि कितना आपका स्कोर रहा। ऐसे ही करके हम डेली सीरीज करने वाले हैं और साथ ही साथ थ्योरी भी करेंगे। अब आपको जो ईवीएस की क्लास मिलेगी क्योंकि उसमें हम लोग मैराथन क्लास लगा देंगे जैसे कि आपका ईवीएस जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आपको ईवीएस की भी क्लास जल्दी मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहें, मॉक टेस्ट भी आपको मिलता रहे, सोशल साइंस की भी आपको क्लासेस, बाकी टीचिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है आपको यहाँ पे बता दी जाती है। ऑथेंटिक जो अपडेटें आती हैं वो आपको यहाँ से बताई जाती हैं। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, कमेंट में स्कोर जरूर गिवन करिएगा कि कितना आपका स्कोर रहा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। थैंक यू।